हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम जिसके पास मास है। मतलब इस बार आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, उसमें टेंशन की बात हमने इक्विलिब्रियम के केस में की थी। अब यहाँ डायनामिक मोशन में जब रोप होती है या स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर मास है, तो उसमें टेंशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ ले रहे हैं हम टेंशन इन ए स्ट्रिंग ऑफ मास। देखो, ये एक स्ट्रिंग है, ये m मास की है, l लेंथ की है, यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म। देखो, मास यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन हम ये जो केस ले रहे हैं यूनिफॉर्म मास का ले रहे हैं। यहां पे इस रोप पे हमने एक एफ फोर्स एक्सटर्नली यहां अप्लाई कर दिया। ये जो एक ग्राउंड पे रखी है, ये ग्राउंड स्मूथ है, मतलब फ्लोर पे रखी हुई है और ऐसे फैला रखा है, इसको एल लेंथ की है। एक एंड को एफ फोर्स से खींचना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, बोला है कि बताओ जिस एंड से हम पकड़ के खींच रहे हैं वहां से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के यदि यहां देखोगे तो टेंशन क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, एक एंड से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देख, ठीक है, सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जैसे ब्लॉक का करते हैं ऐसे ही स्ट्रिंग का करेंगे। मैंने कहा स्ट्रिंग का टोटल मास m दे रखा है, तो इसको कंप्लीट स्ट्रिंग को एक सिस्टम मान लो। सिस्टम पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है F। तो इस केस में मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ रोप या स्ट्रिंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स F अपॉन टोटल मास m। ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो, इतने से पोर्शन की टेंशन निकालनी है, या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या इसके पीछे वाली लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो मैं इस वाली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो बेटा ये स्ट्रिंग हो गई, इसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स। टोटल लेंथ L थी तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स। और इस पे आगे की तरफ ये टेंशन लग रही होगी, इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसको पीछे वाले को खींच रहा होगा और इसको TX बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ इस L माइनस एक्स लेंथ का जो मास है, m प्राइम बोल देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, देखो ये यूनिटरी मेथड से निकालेंगे कि L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का होगा m बाई एल, तो L माइनस एक्स का हो जाएगा m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। ये इसका मास आ गया। और ये जो है रोप, ये यहां रेस्ट में नहीं है, ये इधर की तरफ एक्सलरेट हो रही है जिसका एक्सलेशन F अपॉन m के इक्वल है। तो अब मैं इसके ऊपर एक नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगाता हूं। तो ये हो जाएगा Tx इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो Tx हो गया इज इक्वल टू मास m डैश इंटू एक्सेलरेशन a। तो Tx इज इक्वल टू आ जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू a आ जाएगा F अपॉन m। m से m कैंसिल हो गया, टेंशन आ जाएगी F अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। ये टेंशन आ जाएगी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब देखो, ये जो है बेटा कुछ ऐसे बन गया। देखो, यदि मैं कहूं तो इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि दो ब्लॉक हो गए, इसी वाली स्ट्रिंग को ऐसे माना जा सकता है, दो ब्लॉक हो गए, दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, इधर से F फोर्स से खींच रहे हैं। ये तो इसका जो मास आ गया m1, इसको बोल दूंगा m बाई एल इंटू एक्स, एक्स लेंथ की थी। इसका मास आ गया m2, ये आ जाएगी m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, दो ब्लॉक हो गई। तो ये सिचुएशन वैसी होगी, इनके बीच में यहां टेंशन निकालोगे तो ये Tx ही आएगा और ये आएगा F बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। जैसे दो ब्लॉक के सोल्व करना जानते हैं हम, दो ब्लॉक के केस में क्या करते थे, पहले एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के मास F इक्वल टू m इक्वेशन लगा देते थे, टेंशन आते थे। तो सेम वही चीज है, इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, दो अलग अलग मास से, एक एक्स लेंथ का है तो दूसरा एल माइनस एक्स का है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं। नोट करो बेटा, इसको लिख लिया होगा।
एक सेम सिचुएशन लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे ये ग्राउंड है बेटा, स्मूथ ग्राउंड, इसके ऊपर एक ये स्ट्रिंग रखी हुई है, इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया गया है। ये बोल रहा है कि ये जो है x इक्वल टू 0 है, यहां से x डिस्टेंस पर जाओगे तो यहां की जो मास डेंसिटी मिलेगी, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू है a इंटू एक्स। ऐसे समझो, एक कांस्टेंट, एक काम कर देते हैं, इसको लिख देता हूं लैम्डा नोट इंटू एक्स, कांस्टेंट को लैम्डा नोट ले लेता हूं। तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का। ये जो है बेटा, यदि कांस्टेंट होता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता मास का। लेकिन यहां पे देखो, ये जो डेंसिटी है ये एक्स का फंक्शन है, मतलब यहां पर डेंसिटी लगभग 0 है, लेकिन इधर बढ़ते जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, लीनियर मास डेंसिटी। मतलब इधर वाली जो स्ट्रिंग है ये हल्की होगी और इधर वाली स्ट्रिंग भारी होगी। इस बार जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है, देखो बेटा कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इस स्ट्रिंग का टोटल मास निकालना चाहते हैं हम। तो देखो, मैं कहा कि यहां से टोटल मास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होती है। तो ये मेथड मैं नया थोड़ा समझा रहा हूं, उसको समझ लेना। यहां से x डिस्टेंस पे गए, dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट लिया हमने, ये जो लेंथ है dx लेंथ, ये एक छोटा सा इसका पार्ट ले लिया स्ट्रिंग का, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का। तो अब देखो इसका जो मास है, तो देखो मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट वो हो जाएगा dm, जो कि हो जाएगा बेटा लैम्डा इंटू dx। अब देखो ऐसा क्यों लिखा है बेटा, ये है लैम्डा जो है ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। यदि यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो बताओ dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। ये dx बेटा इसलिए लिया है कि बहुत छोटी लेंथ है dx, इतनी लेंथ में मैं कहूंगा कि लैम्डा का जो वेरिएशन है, देखो लैम्डा वैसे अलग अलग x के लिए वैल्यू अलग अलग देगा, लेकिन यहां dx लेंथ इतनी छोटी है कि यहां इसके इधर वाले एंड पे या इधर वाले एंड पे जो मास है लगभग सेम है, मास लगभग क्या है, सेम, क्योंकि लैम्डा के कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है ये। ऐसा समझो ये x यदि मान लो 1 मीटर है तो ये लिखा हुआ है 1.0000001 मीटर, मतलब बहुत छोटी लेंथ है, तो उससे कोई लैम्डा में खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने कहा डेंसिटी तो होगी लैम्डा और इसकी लेंथ होगी dx, तो ये इसका मास बन गया dm। ये फिक्स मेथड है, तो मैं यही अप्लाई करना है मास निकालने के लिए, और दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। सपोज हम जो मास है वो x के फंक्शन में निकालना चाहते हैं, बाद में पुट कर देंगे x इक्वल टू एल, ये जो टोटल लेंथ है यहां जो x है वो l के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो इसको इधर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर के कहां तक, x तक कर देते, किसी x तक, और ये मास हो जाएगा 0 से m तक। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा x के फंक्शन में क्या, लैम्डा को रख दूंगा 0 से x तक। लैम्डा देखो लैम्डा कांस्टेंट नहीं है कि बाहर ले लो, लैम्डा है लैम्डा नोट x dx, तो ये m इज इक्वल टू आ जाएगा, अब लैम्डा नोट कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, x dx, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये इसका मास आएगा। तो देखो अब यदि टोटल मास निकालना है, टोटल मास ऑफ लेंथ L, यदि इस L लेंथ का मास निकालूं दैट विल बी इक्वल टू m टोटल, वो हो जाएगा लैम्डा नोट L स्क्वायर बाई 2, बस x को क्या पुट कर देंगे L, यहां से मास x लेंथ तक का था तो L रख देंगे तो L लेंथ तक का मास आ जाएगा, ये टोटल मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ रोप
ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम टोटल। बेटा सिस्टम मान लिया इसको पूरे को, तो मास तो टोटल से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो यहां से ये आ जाएगा एफ डिवाइड बाई लैम्डा नोट एल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब यहां की टेंशन निकालनी है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें इस वाले का। तो इस पे आगे लग रहा है एफ, पीछे लगेगा टी एक्स, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है जो मैं निकाल चुका हूं, और इसकी जो लेंथ है वो एक्स है। तो इसका जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नोट एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक छोटी सी चीज देखना, तुम कहोगे सर कभी इसका डायग्राम बना लेते हो कभी इसका डायग्राम बना लेते हो, आपके समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, देखो सिंपल सी बात है, किसी का बना लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका डायग्राम बनाओगे तो इस पे न्यूटन लॉ लगाओगे, इसका डायग्राम बनाओगे तो इस पे न्यूटन लॉ लगाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम तुम किसी का भी बना सकते हो, पर इक्वेशन उसी के हिसाब से लगानी पड़ती है। अब देखो मैंने यहां पे इधर वाला पार्ट क्यों लिया, उसका एक कारण भी है। देखो मास जो है एक्स के फंक्शन में पता है, और एक्स की शुरुआत है यहां से एक्स लेंथ तक का मास है, यहां से एक्स लेंथ तक का मास ये है। यदि ये वाला लिखना पड़ता मास, तो उस केस में मेरे को पहले टोटल मास में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब इसका मास आता। इसलिए देखो मैंने इसका लिखा है, यदि वो वाला पार्ट लोगे तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो मास आएगा उसका, बाकी कोई अलग चीज नहीं है वो। तो यहां से लिखूंगा एफ माइनस टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा नोट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ए हो जाएगा 2f अपॉन लैम्डा नोट एल स्क्वायर। तो यहां से टी एक्स आ जाएगा एफ माइनस लैम्डा नोट से लैम्डा नोट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये आ जाएगा टेंशन। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना बेटा। मेडिकल वाले स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम को सीरियस ना भी लें तो चलेगा, क्योंकि इस टाइप के नहीं पूछते, लेकिन जो नॉन मेडिकल के उनको तो अच्छे से ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनिफॉर्म, अब देखो हम जो मास की रोप की बात करेंगे वो यूनिफॉर्म मास के लिए करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने देख लिया इंटीग्रेशन करके टोटल मास निकालना पड़ता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म के लिए करने वाले, वो पिछले केस में तो हॉरिजॉन्टल में थी, इस बार देखो ऐसा हो, एक ब्लॉक है, ये है 3m मास का, इससे एक रोप कनेक्टेड है m मास की l लेंथ की, इसको ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं। पूछा है कि बताओ फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। इस रोप के मिड पॉइंट पे टेंशन क्या हो, कोई बात नहीं, सबसे पहला काम हमारा एक्सेलरेशन निकालने का है, तो मैं कहूंगा ए सिस्टम, साथ चलेगा भाई ये सारी सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा एफ अपॉन टोटल मास, तो m प्लस 3m, तो आ जाएगा f डिवाइड बाई 4m, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया। अब देखो मिड पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो क्यों ना आगे वाले का बना लें। ये मिड पॉइंट हो गया, यहां टेंशन है, सॉरी एफ फोर्स लग रहा है, यहां टेंशन है टी मिड, मिड पॉइंट है बेटा टोटल l/2 लेंथ का होगा ये, मिड पॉइंट जब बोल दिया तो इसका मास टोटल का m है, तो इसका m/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या लगाऊंगा, f, इसका एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ आएगा ना बेटा a, तो f माइनस टी मिड इज इक्वल टू मास हो गया m/2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया f अपॉन 4m, m से m कैंसिल हो गया, तो टी मिड दिस विल बी इक्वल टू f माइनस f/8, तो ये आ जाएगा 7f/8, ये टेंशन आ जाएगी। ऐसे देखो और क्वेश्चन ले लेते हैं,
वर्टिकल में है मान लो ऐसे, ये m मास की है, l लेंथ की है, ये 2m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे, और ये जो फोर्स है देखो इसका 2m प्लस m 3m, ये 3mg से बड़ा है, 3mg से बड़ा है। और बेटा g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, वर्टिकल प्लेन है ये, ठीक है ना, mg दिया है मतलब ये वर्टिकल प्लेन होगा ऐसे केस में। तो देखो 3mg से ज्यादा है मतलब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। सबसे पहले क्या निकालो, ए सिस्टम। पूछा क्या था वो देख लो, यहां से x डिस्टेंस नीचे जाके जो टेंशन है वो पूछिए, टॉप मोस्ट पॉइंट से x नीचे जाके टेंशन क्या होगी। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले ए सिस्टम बताओ, ए सिस्टम क्या आएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स ध्यान से देखना बेटा, ऊपर तो F है माइनस नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा बेटा। डायग्राम दोबारा बना देता हूं, ऐसा होगा कुछ, ये 2m, ये m, ऊपर F है, नीचे जो टोटल लग रहा होगा ये 2mg इसका, mg इसका, तो 3mg, और एक्सेलरेशन सिस्टम का ऊपर की तरफ आ गया होगा। तो ए सिस्टम जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू F माइनस 3mg, ये नेट फोर्स डिवाइड बाय मास कितना हो गया 3m, यही बन जाएगा 2m इसका m इसका, ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। तो टेंशन निकालनी है तो यहां से x लेंथ नीचे जाऊंगा, तो ये देखो, तो ऊपर तो लग गया क्या F, इसका जो मास है ये m डैश बोल देता हूं, जो कि आ जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस, सॉरी एल माइनस एक्स नहीं, इसकी x लेंथ है, ये लेंथ कितनी है x, तो ऊपर F नीचे tx, और इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ कितना ए सिस्टम। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा, ऊपर F माइनस नीचे tx इज इक्वल टू मास m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये एक्सेलरेशन इसमें पुट कर दूंगा, tx निकालूंगा। तो हर क्वेश्चन में देखो वो ही काम कर रहे हैं। यदि हमें कहीं टेंशन निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, ए सिस्टम ये आ गया। ध्यान रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो भी लगा लेना है, भूल मत जाना, वर्टिकल के केस में लगाना पड़ेगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हमें जहां टेंशन निकालनी है उसके उस पोर्शन को वहां से काट के उसका फ्री बोर्ड डायग्राम बना लो, चाहे ऊपर वाले का बना लो चाहे नीचे वाले का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर F लग रहा है, नीचे इसका टेंशन भी लग रहा है, साथ साथ mg भी लग रहा है। थोड़ी सी हमने गड़बड़ी कर दी है इस इक्वेशन में, देखो अब ध्यान आ गया, इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। ये बनेगी, देखो ऊपर है F माइनस नीचे है tx, और नीचे एक फोर्स और है क्या m डैश इंटू जी, देखो m डैश इंटू जी भी लगाना है, ये भी तो लग रहा है बेटा नीचे की तरफ, ये tx प्लस m डैश जी, m डैश जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना इस वाले पोर्शन का। तो ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट मिस्टेक का ध्यान रखना होता है, ठीक है। बाकी तो इसमें है 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक लगा दे, स्ट्रिंग लगा दे, 2 स्ट्रिंग लगा दे, उसमें मास दे दे, ऐसे प्रॉब्लम पूछ सकता है, वो हम सोल्व कर सकते हैं, इसी टाइप से करना होगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लिया होगा। अब कुछ स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम करते हैं बेटा, जैसे दो ब्लॉक के बीच में एक वेइंग बैलेंस कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 30 न्यूटन, इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। ये वेइंग बैलेंस है, तो पूछा है, ये मास भी दे रखे हैं, मास ले लेना, ये 3 kg, ये 2 kg, नीचे जो ग्राउंड है ये स्मूथ है,
फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग बैलेंस इस वेइंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है। तो मैंने बताया था ये स्प्रिंग पर बेस्ड होता है। अब देखो ऐसे केस में क्या करना है, जब ऐसा दे रखा और कुछ नहीं बोल रखा तो हमें ये मानना है, देखो एक्चुअल में क्या है कि दो ब्लॉक हैं और दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में पहले इलोंगेशन होगा, फिर मैक्सिमम इलोंगेशन में पहुंच के वापस कंप्रेशन होगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग ऑसिलेट करने लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल छत से एक स्प्रिंग लगा करके एक ब्लॉक लटका रखा है, उसको छोड़ दिया अचानक से तो वो ऐसे ऑसिलेट करने लग जाता है। सेम ऐसे ही बेटा दो ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगा के छोड़ देंगे, कांस्टेंट फोर्स, तो वो ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हम ऑसिलेशन को सोल्व नहीं कर सकते, इसने सिर्फ रीडिंग पूछ ली। इसका मतलब हमें मानना है कि जो ये वेइंग बैलेंस है ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका है, मतलब इसका कोई ऑसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये अज्यूम करना है हमें कि इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा होगा, स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका होगा ये। ठीक है, मतलब जो इलोंगेशन होना है वो हो चुका, सेट है, बस उसके बाद अब चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे केस को देखो कैसे सोल्व करेंगे। हम कहेंगे कि यदि स्टेडी स्टेट पे है, गिवन दैट, ये ना भी दे तो हमें मानना पड़ेगा बेटा, गिवन दैट वेइंग बैलेंस इज इन स्टेडी स्टेट, मतलब इसकी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो अब देखो, अब ऐसे केस में क्या बेटा, जब स्टेडी स्टेट है तो ये दोनों बस इस ब्लॉक को कनेक्ट करके रख रखी होगी स्प्रिंग ने, तो पक्का है चलेंगे तो दोनों सिस्टम साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इधर जा रहे कि इधर जा रहे, तो उससे तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जिधर भी चल रहे होंगे एक साथ चल रहे होंगे, तभी तो इसकी रीडिंग चेंज नहीं होगी, अदरवाइज इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर चल रहा है, वो धीरे चल रहा है या अपोजिट में चल रहा है, तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन इसने बोला है स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब सिस्टम मानना है इसको। तो हम कहेंगे ए सिस्टम, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। जब हमने इसको सिस्टम में इंक्लूड कर लिया है तो स्प्रिंग जो है ये इंटरनल फोर्स हो गया है और इसको हम बाहर नहीं दिखाएंगे। तो एक्सटर्नल जो है 30 इधर लग रहा है, 10 उधर लग रहा है, तो नेट तो इधर आ जाएगा ना 20, 30 माइनस 10 नेट इधर की तरफ आ गया, डिवाइड बाय मास 5 kg, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये ब्लॉक थे, ये 3 kg का था, ये 2 kg का है, तो ये भी इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस पे इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इस पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, और यहां पे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा ये ऐसे, तो इसको मैं बोल दूं एफ स्प्रिंग। क्या बोल दिया? एफ स्प्रिंग। यही फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, एफ स्प्रिंग। अब बेटा किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, उससे एफ स्प्रिंग आ जाएगा, वो इसकी क्या हो जाएगी? रीडिंग। तो चलो इसका बना लेते हैं 3 kg का, सेम आएगा, किसी का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लगेगा 30 न्यूटन, पीछे लगेगा एफ स्प्रिंग। स्प्रिंग तो इसको वापस खींच रही होगी बेटा, क्योंकि देखो इधर भी खींचने उधर भी खींचने, तो स्प्रिंग वापस में खींच रही होगी, एफ स्प्रिंग। और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 kg का मास। तो मैं लिखूंगा 30 माइनस एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो एफ स्प्रिंग यहां से आ जाएगा, ये 4 इंटू 3 12, 18 न्यूटन। तो ये आएगी रीडिंग, जो स्प्रिंग फोर्स है वो ही रीडिंग होती है 18 न्यूटन। यदि केजी वेट में लिखना है तो इसको लिख दूंगा 18 अपॉन जी, केजी वेट। बेटा न्यूटन को यदि अपने केजी वेट में बदलने के लिए मतलब जी से डिवाइड कर देते हैं, और जी की वैल्यू यदि 10 है तो 10 है तो ये हो जाएगा 1.8 केजी वेट। तो ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और होता है इसमें, वो भी बताऊंगा, पहले इसको नोट करो। लिख लिया होगा बेटा? देखो जैसे ये है,
ये है 2 kg, ये है 3 kg। ये स्प्रिंग है, देखो इस पे लगा रखा है 30 न्यूटन, बस इस पे 30 न्यूटन ऐसे लगा रखा है। उधर भी लगा रखा हो तो नहीं लगा रखा हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कह रखा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है इधर की तरफ ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, ऐसा दे दिया। मतलब एक सिचुएशन दे दी और इसका एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा इस टाइम पे वो पूछ लिया एट गिवन इंस्टेंट। अब देखो सबसे पहले ऐसे केस में देखो ये इस फोर्स भी दे रखा है इस पे, इधर स्प्रिंग फोर्स हमें नहीं पता लेकिन एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर लग रहा है 30 न्यूटन, पीछे कुछ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, मुझे नहीं पता कि ये वापस खींच रही है धक्का दे रही है, मैंने तो लगा दिया उधर की तरफ। यदि ये एक्चुअल में खींच नहीं रही होगी धक्का दे रही होगी तो उस केस में निगेटिव आ जाएगा अपने आप, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करो 10 की बजाय इसको ले लो बेटा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, थोड़ा डाटा सही है ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन लगाऊंगा नेट फोर्स इधर ही आएगा, तो मैं कहूंगा 30 माइनस एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 20। तो एफ स्प्रिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 60। एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस 30 न्यूटन। माइनस देखो मैंने कहा था माइनस आ जाएगा अपने आप, इसका मतलब ये स्प्रिंग फोर्स इधर हमने लगाया है उधर लग नहीं रहा है, ये धक्का दे रहा होगा इसको। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, मतलब हमने खींचने वाला लगाया है लेकिन ये निगेटिव है, इसका मतलब ये धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है मतलब स्प्रिंग क्या है कंप्रेस्ड है। तो इस पे इधर धक्का देगा तो उस पे उस साइड में धक्का देगा, और स्प्रिंग फोर्स तो 30 न्यूटन। तो हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बेटा स्प्रिंग फोर्स तो जितना इस पे लगेगा उतना ही उस पे लगेगा, फिक्स है। तो इस बार इस पे इधर लग रहा होगा कितना, एफ स्प्रिंग 30 न्यूटन। देखो खींचा नहीं, इसे धक्का ही दिया इसको, तो एक्सेलरेशन इसका पक्का है इधर आया होगा। तो ए ऑफ 2 kg विल बी इक्वल टू फोर्स हो गया 30 डिवाइड बाई 2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किस साइड में, उस साइड में आएगा एक्सेलरेशन। तो इसका 20 इधर है, इसका 15 इधर है। अब तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है, एक इधर जा रहा है किधर, तो बेटा ये जो सिचुएशन है ये पक्का है कि ये स्टेडी स्टेट की सिचुएशन नहीं है, दोनों ब्लॉक अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, हो सकता है ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, स्प्रिंग है कुछ भी कर सकती है। कंप्रेस करके स्प्रिंग को हमने पहले से रखा था, इधर 30 न्यूटन लगाकर इसको छोड़ दिया तो ये उधर ही जाएगा ब्लॉक। तो ये स्टेडी स्टेट नहीं है, अपने को डाटा क्या दिया है उससे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन रही होगी। पिछले वाले डाटा में उसने सिर्फ रीडिंग पूछ लिया, कुछ नहीं बताया, तो वो स्टेडी स्टेट है। इसमें कुछ नहीं बताया लेकिन डाटा हमें क्या दे दिया, ये दे दिया और ये एक्सेलरेशन। यदि हम वो सिचुएशन वैसी माने तो ये कभी भी 20 से चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 30 न्यूटन फोर्स 5 kg ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाएगा, लेकिन ये 20 चल रहा है, इसका मतलब वैसा सिचुएशन नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। तो हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। स्क्रीन को पॉज करके कंप्लीट नोट कर लो बेटा, इसको देख लिया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। M1 मास है, ये M2 मास है, इस पे F फोर्स लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है।
और ब्लॉक रेस्ट पे हैं। ठीक है, फाइन। मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग का निकालना है। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम भी जो है ये मैं 3 जगह डिस्कस करूंगा। एक तो अब कर रहा हूं, एक मैं इसको करूंगा सेंटर ऑफ मास में सेम प्रॉब्लम करने का, एक हम करेंगे इसको ओसिलेशन वाले चैप्टर में, एसएचएम वाले चैप्टर में। 3 तरीके हैं। ये जो तरीका है बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है, बाकी जो 2 हैं उसको इजी बनाने के लिए हैं, कैसे कर सकते हैं, बाकी दूसरे मेथड से। तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन है, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको खींच रहे हैं तो इस टाइम पर ये चलना स्टार्ट करेगा, इसको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे स्प्रिंग एक्सपेंड होने लगेगी, इलोंगेट होने लगेगी, स्प्रिंग इसको खींचना स्टार्ट कर देगी तो ये भी चलने लग जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा बेटा। तो अब देखो किसी सिचुएशन पे जाता हूं, किसी टाइम टी की सिचुएशन पे जब इनमें इलोंगेशन एक्स हो चुका है, एट एनी इंस्टेंट elongation in spring become x। उस टाइम पर ये m1 है, स्प्रिंग में x इलोंगेशन हो चुका है, ये m2 है, इस पे F फोर्स तो लगता ही रहेगा, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है ये। तो सोचो स्प्रिंग में x इलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग इसको kx से खींचेगी, तो इधर वाली स्प्रिंग इसको इधर से kx से खींचेगी। इसका एक्सेलरेशन बेटा मैंने बोल दिया a2 है और इसका एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया a1 है। तो सबसे पहले बताओ a1 क्या होगा। a1 होगा, इस पे फोर्स लग रहा है kx अपॉन m1। a2 क्या होगा, a2 होगा, इस पे फोर्स लग रहा है f माइनस kx अपॉन m2। ये a2 आ जाएगा। तो ये a2 से जा रहा है, ये a1 से जा रहा है और इलोंगेशन बढ़ रहा है, तो a2 ज्यादा रहा होगा, a1 कम रहा होगा। तो इनका रिलेटिव मतलब एक को रेस्ट पे कर दो तो दूसरा इसको इलोंगेशन करने का काम करेगा नेक्स्ट। तो देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ए रिलेटिव ये आ जाएगा a2, इसको रेस्ट पे करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट में मिलेगा, तो a2 माइनस a1, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। तो ए रिलेटिव आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा f अपॉन m2 माइनस k अपॉन m2 प्लस k अपॉन m1 इंटू x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, पुट बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx, यही होता है। क्योंकि हमें इलोंगेशन निकालना है, x का फंक्शन निकालना है, तो इसलिए एक्सेलरेशन को रखेंगे v dv बाई dx। और रिलेटिव है तो वेलोसिटी भी रिलेटिव होगी, तो v रिलेटिव dv रिलेटिव अपॉन dx रख दो इसको, ये बन जाएगा v रिलेटिव dv रिलेटिव अपॉन dx इज इक्वल टू f अपॉन m2 माइनस k बाई m1 प्लस k बाई m2 इंटू x, ये आ गया। तो x के टर्म एक तरफ कर दो, v के टर्म एक तरफ कर दो, तो v रिलेटिव dv रिलेटिव इज इक्वल टू f अपॉन m2 माइनस k बाई m1 प्लस k बाई m2 इंटू x dx, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब लिमिट लगानी है वेलोसिटी पर। फॉर लिमिट, देखो x पे तो लिमिट लग जाएगी, इनिशियली इलोंगेशन 0 था, फाइनली इलोंगेशन x मैक्सिमम हो जाएगा। x को क्या रख दिया, x मैक्सिमम, मैक्सिमम इलोंगेशन है। लेकिन वेलोसिटी पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे, तो देखो इनिशियली v रिलेटिव 0 थी तो यहां तो 0 रखेंगे, और एट मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम इलोंगेशन
मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा सोचो। एक को हमने रेस्ट पे कर रखा है, दूसरे वाला पहले इनिशियली रेस्ट पे था, चलना स्टार्ट हुआ, चलता गया। मैक्सिमम जब इलोंगे, देखो ये तो रेस्ट पे है ही, रिलेटिव हमने लिया इसकी, तो ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ये चलता जाएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब है और इलोंगेट नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक जब चलना बंद कर देगा तब तक जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम हो चुका हो, उसके बाद ही वापस आएगा। तो देखो ये तो रेस्ट पे हमेशा रिलेटिव के लिए, ये चलने स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, रुक गया, फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब ये जब रुक जाएगा वापस से, फाइनली रुक जाएगा, तो वो जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन मैं फिर से कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल भी 0 रख दूंगा, फाइनल भी 0 रख दूंगा। इसको नोट करो, फिर आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको नोट करो बेटा, लिख लिया होगा, इधर वाला मिटा दूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 0 v रिलेटिव dv रिलेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x मैक्सिमम, ये आएगा f अपॉन m2 माइनस k, इसको एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा m1 m2, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2, तो k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू x dx, ऐसे ये बन जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो, ये तो बेटा v स्क्वायर बाय 2 आएगा, लेकिन लिमिट लगाऊंगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट 0 हो गई। f बाई m2 ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो ये हो जाएगा f अपॉन m2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और x का इंटीग्रेशन बनेगा x स्क्वायर बाई 2, और इस पे लिमिट लगाऊंगा 0 टू x मैक्सिमम, तो एक बार 0 रखूंगा तब तो 0 ही हो जाएंगे दोनों, x मैक्सिमम रख दूंगा, तो आ जाएगा 0 f अपॉन m2 इंटू एक्स मैक्सिमम माइनस k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2। तो इसको 0 को उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा, इधर इक्वल बन जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, एक x मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, 0 तो आंसर ही नहीं हो सकता वो है, तो x मैक्सिमम आ जाएगा 2f इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन k, ये आ जाएगा 2f m1 अपॉन k m1 प्लस m2, देख लेना बेटा कैलकुलेशन, ये मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। तो ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, नीट वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करेंगे, हम आगे दूसरे मेथड देखेंगे। बाकी नॉन मेडिकल वालों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए उनसे, ठीक है। थैंक यू बेटा।